कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सांची के चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आई। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे अभी भी लगा था कि वो मेरे साथ इसलिए आ रहा है कि वो मुझे डॉक्टर को दिखा सके, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटीज़ थी, उसे मेरी फिक्र ही कहाँ है। सांची सोचती हुई नीचे उतरी और अपनी बाइक लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। उसने अपना गेटअप चेंज करने लगी। कपड़े पहनते हुए उसने अपने सीने की तरफ देखा। उसे पूरब की बात याद आ गई। एक बार पूरब ने उसके सीने की तरफ देखते हुए कहा था, मैं तुम्हें पसंद करूँगा, तुम लड़कों जैसी ही तो हो, तुम में लड़कियों जैसा कुछ है ही नहीं। बात याद आते ही उसने अपने लगभग सीने को दोनों हाथों से ढक लिया। उसे पूरब की नज़रें अब भी उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि अच्छा है उसे ऐसा बनाया, कम से कम वो सचिन बनकर जाती तो किसी को शक तो नहीं होता। वो जल्दी से तैयार हुई और बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। तभी उसे याद आया कि हॉस्पिटल का नाम तो सिड ने उसे बताया ही नहीं। सो उसने बब्बन को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। उसने सिड को फ़ोन किया। हेलो बॉस के सेक्रेटरी जी, मैं सचिन बोल रहा हूँ। वो बॉस कौन से हॉस्पिटल में है? मैंने बब्बन को भी फ़ोन किया था, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सिड बोला, बब्बन को भी गोलियां लगी है, उसका फ़ोन शायद कहीं गिर गया हो। फोर्टिस हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड में है। फिर कुछ रुक कर बोला, सचिन मैं पूरब सर का असिस्टेंट हूँ, सेक्रेटरी नहीं। सचिन बोला, इसमें क्या फ़र्क है, सेक्रेटरी हो या असिस्टेंट, एक ही बात है, सांची ने जानबूझकर कहा। सीड बोला, एक ही बात नहीं होती, बॉस के 3 लेडीज और एक जेंट सेक्रेटरी हैं और इन चारों को मैं हैंडल करता हूँ, वो मेरे से छोटे हैं। उसे गुस्सा आया था कि सचिन ने उसे सेक्रेटरी कह कैसे दिया। सचिन बोला, ओके असिस्टेंट सर, अब मुझे जल्दी है, हॉस्पिटल में मिलते हैं, कहकर उसने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों के सामने सीट का चिढ़ा हुआ चेहरा आ गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट किया और हॉस्पिटल चल दिया। वो सीधा कमरे में पहुंच गया। वहां पूरब, अमित और निखिल सभी थे। उसने सबकी तरफ देखकर सिर हिलाया और सूरज के पास आ गया। सचिन बोला, बॉस आप ठीक हैं? अब कैसी तबीयत है आपकी? सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पूरब बोला, सचिन तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, उसे मैं देखूंगा, आगे से इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। उसने मेरे दोस्त को खून में नहलाया, मैं भी उसे उसके खून में नहलाऊंगा। सूरज बोला, नहीं पूरब, तूने मुझे बचाकर अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभा दिया है, मैं इस दलदल में तुझे घुसने नहीं दूंगा। सचिन कुछ आदमियों के साथ चला जाएगा, उसने अपना फैसला सुनाया। पूरब बोला, नहीं सूरज, मैं सचिन के साथ जाऊंगा, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अमित बोला, तू पागल क्यों बनता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तू अपना नहीं तो कम से कम सांची के बारे में तो सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। पूरब बोला, सांची के बारे में क्या सोचना, मुझे सांची से कहीं ज़्यादा सूरज प्यारा है। सचिन तू चल मेरे साथ। उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो सचिन की बाँह पकड़कर चल दिया। उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उसकी बात सुनकर सचिन बने सांची पर क्या बीत रही होगी। वो उसके साथ चली तो जा रही थी, पर उसने सोच लिया था कि वो पूरब को कुछ नहीं होने देगी। दरवाजे पर आकर सचिन ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, सर आप यहीं वेट कीजिए, मुझे उसे काबू करना आता है, मेरे पास उसकी डील की जानकारी है, उस बेस पर मैं उसे काबू कर लूँगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरब उसे रोकता वो उससे पहले ही भाग गया। सचिन मार्शल के अड्डे पर गया और अंदर घुसते ही तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ने लगा। मार्शल के बंदे उसे रोकने लगे, पर वो रुकने वाला नहीं था। वो बोला, कोई मेरे नज़दीक ना आना, मार्शल को बुलाओ, उससे कहो सचिन आया है, अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए, नहीं तो मेरे पास उसके और भी कई राज हैं, वो मुझे जानता ही है। उसका नाम सुनते ही एक आदमी डेविड मार्शल का राइट हैंड बोला, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, सब पीछे हट जाओ, इसे बिठाओ। फिर सचिन से बोला, तुम आराम से बैठो, मैं सर को बुलाता हूँ, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम कुछ करना, कहकर वो अंदर की तरफ चला गया और एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। सचिन कमरे में आया तो उसे देखकर तीनों उसके पास आए। पूरब ने उसे धक्का देते हुए कहा, कहाँ चला गया था तू? तुझसे कहा था कि मैंने उससे बदला लेना है और तू मुझे यहाँ छोड़कर अकेला ही चला गया।
सचिन ने गिरने से खुद को बचाया और बोला, सब मेरी वजह से हुआ है तो बदला भी मुझे ही लेना था, लेकिन आपके लिए भी मौका लाया हूँ, आप भी अपना बदला ले सकते हैं। ये लीजिए, कहकर उसने वो पेज उसे दे दिया। पूरब ने वो पेज देखा और बोला, वाह ये ठीक है, उसे अब मज़ा चखाऊंगा। निखिल और अमित तुम दोनों भी देख लो, अब तैयार रहना, इसे छोड़ना नहीं है। अमित और निखिल ने भी वो पेज पढ़ा। उससे पता चला कि मार्शल 200 करोड़ की एक ड्रग डील करने वाला था। अगर ये डील फेल हो जाती तो वो तो ताउम्र के लिए कंगाल हो जाएगा और उसे सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। अमित बोला, निखिल इसे पकड़ कर ले आओ, फिर इसे ऐसा घेरूंगा कि बच नहीं पाएगा, याद करेगा किससे पंगा लिया है। कहकर तीनों ने हाथ मिलाए और कंधे से कंधा टकरा दिए। सचिन को देखकर पूरब बोला, तुम भी आओ, सबसे ज़्यादा योगदान तो तुम्हारा ही है। कहकर उसने हाई फाई करने के लिए सचिन की तरफ हाथ बढ़ाया। सचिन ने हाथ पर हाथ मारा, उससे कुछ हिचक थी। पूरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार तेरा हाथ बिल्कुल लड़कियों सा नाजुक है। उसने उसका हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा। उसने महसूस किया कि सचिन को बुखार है। पूरब बोला, सचिन तुम्हें बुखार है? सचिन ने झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आपको वैसे ही लगा। कहकर वो सूरज के पास जाकर बोला, बॉस मैंने उस कमीने से 10 लाख ऐंठ लिए, जिसमें से 2 लाख मैंने ये पेज देने वाले को दे दिए, बाकी के ये 8 लाख लीजिए, ये लीजिए, ये आपके हैं। वो लिफाफा सूरज को बड़कड़ाता हुआ बोला। सूरज बोला, सचिन तुमने उससे बदला लिया, यही बहुत है, ये पैसे तुम अपने पास रखो, इन पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें तुम अपने पास रखो। वो बस इतना ही बोला। सचिन जानता था कि वो यही जवाब देगा, लेकिन उसने फिर भी उससे पूछा। उसे खुद पर गुस्सा था कि उसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। पूरब बोला, सचिन इन्हें तुम अपने पास रखो, तुमने जो काम किया है ये उसका इनाम समझो। वो सचिन के चेहरे को देख रहा था और उसे आज भी सचिन में सांची दिखाई दे रही थी। उसने अपनी नज़रें उस पर से हटाई और सूरज के पास चला गया। वो टेंशन में अपने घुघराले बालों में हाथ मारने लगा। वो किसी से भी ये बात नहीं कह सकता था कि उसे सचिन सच्ची जैसा लगता है, क्योंकि ये लोग इसका मजाक उड़ाते, इसलिए वो चुप ही रहा। निखिल और अमित मार्शल को पकड़ने की स्कीम बनाने लगे। निखिल बोला, मैं अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाऊंगा, जैसे ही वो लोग डील करने आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। अमित बोला, तुम्हें छुपकर सब काम करना होगा। निखिल बोला, अरे यही तो हमारा काम है, तू मुझे मत सिखा, तू अपने केस की तैयारी रख। सचिन कुछ देर रुका, फिर सबको बाय कहकर जाने लगा तो पूरब बोला, सचिन तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं? सचिन बोला, जी अब ठीक है। पूरब बोला, तो फिर क्लब को अब ज्वाइन करोगे? वो उसे अपने साथ रखना चाहता था। सचिन बोला, मैं कल से आ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। उसे लगा कि अब वो और इनसे भाग नहीं सकता, इसलिए उसने अगले दिन का कहकर वहाँ से निकल आया, क्योंकि वो पूरब की नज़रों का सामना नहीं कर सकता था। वो वहाँ से सीधे अपने फ्लैट पर आ गया और आकर बेड पर लेट गई। उसका बुखार बढ़ गया था। वो उठी और उसने अपना गेटअप चेंज किया। वो फिर से सचिन से सांची बन गई। उसने बुखार की दवा ली और आश्रम पहुंच गई। उसने वो पैसे मौसी को पकड़ाते हुए पूछा, पूरब सर का फ़ोन तो नहीं आया? मौसी बोली, नहीं फ़ोन तो नहीं आया, पर तू ये इतने पैसे कहाँ से लाई? उन्हें डर लगता था जब ये इतने पैसे लेकर आती थी। सांची बोली, मैंने अपनी फ्रेंड को दिए थे शेयर खरीदने के लिए, उसने ये पैसे दिए, कहती है कि हमारे शेयर काफ़ी चढ़ गए थे तो उसने बेच दिए, हमें 3 पैसा मिला है। मौसी सिर दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। उसने झूठ बोला क्योंकि सच बता नहीं सकती थी। वो जाकर अपने कमरे में लेट गई। वो लेटी लेटी सोचने लगी कि पूरब को उसकी बिल्कुल कद्र नहीं है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसकी चिंता करती है। जब वो उसके बारे में नहीं सोचता तो वो भी क्यों उसे याद कर रही है। वो लेटी लेटी सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रीमा का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, 3रा महीना ख़त्म होने वाले हैं और अभी तक तेरा 1 महीना नहीं हुआ। रीमा बोली, तेरा गुस्सा होना जायज़ है मेरी जान, लेकिन मैं भी क्या करूं, तुझे पता ही है ये वकीलों के काम का अब नया पंगा हो गया है। पापा के कोई रिलेटिव आकर खड़े हो गए हैं हिस्सा लेने के लिए। जीते जी कभी शक्ल नहीं दिखाई, अब हिस्सा मांग रहे हैं। कहते हैं कि मैं कोई नहीं लगती, रोज़ रोज़ चक्कर काट के परेशान हो गई हूँ। मुझे लगता है उन्होंने मेरे वकील को भी खरीद लिया है।
वो उन्हीं की साइड लेता है, उनकी किसी बात पर ऑब्जेक्ट ही नहीं करता। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तब सांची को एहसास हुआ कि वो नाहक ही उस पर गुस्सा हो गई। वो बोली, सॉरी डियर, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रखा था इसलिए तुझे ऐसा बोल दिया। देख, क्या इंडिया का कोई वकील तेरी हेल्प कर सकता है? रीमा बोली, हाँ, अगर उसे इंग्लैंड के रूल्स का पता हो तो। क्या कोई है तेरी नज़र में? सांची बोली, हाँ, तूने इंडिया के मशहूर वकील अमित सक्सेना का नाम सुना है? वही, अभी पीछे इनका एक केस बहुत चर्चा में रहा। इन्होंने लीडर से गरीबों की ज़मीन छुड़वाई थी। रीमा बोली, अरे हाँ, वही हैंडसम सा अमित, वाह क्या पर्सनालिटी है। हाँ, वो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो यहीं से लॉ करके गया है, तू उसे जानती है? सांची बोली, मैं तो उसे जानती हूँ, पर तुझे उसके बारे में इतना कैसे पता? उसने रीमा को छेड़ा। रीमा बोली, उसकी खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई थी, मैंने भी देखी थी। फिर वो हैंडसम ही इतना है तो उसके बारे में गूगल किया और उसकी सारी जानकारी हासिल की। अब तू बता, तू उसे कैसे जानती है? सांची बोली, वो पूरब सर का दोस्त है। जैसे तू मेरी दोस्त है ऐसे ही वो उनका दोस्त है। वो कुछ सोचते हुए बोली। रीमा बोली, पूरब सर, यार 3 महीने हो गए, अभी तक तू उसे सर कहती है। तू तो उसे प्यार करती थी, फिर भी बात क्या है? वो उसकी आवाज़ के ढीलेपन से जान गई कि कोई बात ज़रूर है। उसकी बात सुनकर सांची को रोना आ गया। वो बोली, रीमा, वो मुझे प्यार नहीं करता। उसके लिए मैं सिर्फ एक खरीदी हुई पत्नी हूँ जिसके साथ वो जो चाहे कर सकता है, पर उसे प्यार नहीं कर सकता, कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रीमा बोली, अरे नहीं डार्लिंग, रोते नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तू इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, ये कैसे हो सकता है कि वो तुझे प्यार ना करे? सांची बोली, ये सब तुझे लगता है, उसकी नज़र में मेरी अहमियत कुछ भी नहीं है। मेरी गलती थी कि मैंने उससे प्यार किया, मैं उसे अपना नहीं बना सकी। मैंने अपने कानों से सुना, उसे मेरी परवाह नहीं है। वो सूरज भैया को गोली लगी तो मैंने खून दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि एक ही यूनिट निकाल सकते हैं, उसने 2 यूनिट निकलवाए और कहता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, और उसने पेपर साइन करके दिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसमें हॉस्पिटल या डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। फिर वो 2 यूनिट खून लेकर चला गया। मैं बेहोश हो गई, मुझे बुखार हो गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कहकर वो फिर रोने लगी। रीमा बोली, नो नो, तुम मेरी शेरनी हो, तुम नहीं रोगी। कोई कदर नहीं करता ना करे, तू उसके बारे में सोच ही ना, दफ़ा कर उसे। वो उसे समझाते हुए बोली। सांची बोली, हाँ, मैंने भी यही सोचा है। मैं अपने मतलब तक मतलब रखूंगी, 1 साल तक उसके साथ रहूंगी। जब वो आश्रम के कागज़ मुझे दे देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। शायद पहले ही वो मुझे छोड़ दे, उसने आह भरकर कहा। फिर उसे याद आया कि वो तो कोई और ही बात कर रहे थे। तब वो बोली, सॉरी यार, मैं भी अपना रोना धोना लेकर बैठ गई। सुन, मैं अमित से बात करूंगी, अगर वो तेरी मदद कर सकता है तो। रीमा बोली, कोई नहीं, अगर वो ना भी माने तो कोई नहीं, हम कोई और हल देखेंगे। और सुना, मौसी और सब ठीक हैं? सांची बोली, हाँ, सब ठीक है मुझे छोड़कर। चल, मैं अमित से बात करके तुझे बताती हूँ। ओके बाय, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसका सिर घूम रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली, उसे पता ही नहीं चला कब वो सो गई। सचिन से मिलने के बाद पूरब को सांची की याद आई। वो कमरे से बाहर आया और सांची को फ़ोन किया, पर सांची ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसने दोबारा मिलाया, फ़ोन बजता रहा, उसने उठाया नहीं। अमित, जो बाहर सिगरेट पीने आया था, उसे बार बार फ़ोन मिलाते देख रहा था। उसके पास आकर बोला, क्यों फ़ोन उठा नहीं रही? पक्का नाराज़ हो गई होगी, कल से यहीं हो, उसकी खबर तक नहीं पूछी, एक बार भी फ़ोन नहीं किया उसे। अब वो तेरा फ़ोन नहीं उठाएगी, वो उसे छेड़ते हुए बोला। तभी पूरब का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि सांची का नंबर है। उसने स्क्रीन अमित को दिखाते हुए मुंह बनाकर उसकी नकल करते हुए बोला, अब वो फ़ोन तेरा नहीं उठाएगी, कहकर वो झट से फ़ोन उठाकर बोला, हेलो, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही? दूसरी तरफ से सांची नहीं, कोई बच्चा बोला, हेलो, आप सांची दीदी के बॉस हैं? सर, आप गुस्सा ना होइए, दीदी को कुछ हो गया है, मौसी और भैया उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये लो, आप विधि दीदी से बात करो। पूरब बोला, हेलो विधि, मैं पूरब बोल रहा हूँ, क्या हुआ सांची को? विधि बोली, उसे कल से तेज बुखार था, दवा ले रखी थी, पर आज मैं उसे चाय देने आई तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं तो घबरा ही गई थी। अब मौसी और आलोक उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं।
पूरब बोला, क्या बेहोश हो गई? कौन से हॉस्पिटल गए हैं? अब उसे सांची की चिंता हुई। अमित भी उसकी बात सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से सिगरेट बुझाई और पूरब की तरफ देखने लगा। विधि बोली, सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं। पूरब बोला, ओके कहकर उसने फ़ोन काट कर आलोक का नंबर मिलाया। उसने बेल बजते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो पूरब सर। पूरब बोला, सांची कैसी है? ऐसा करो, मैं इस वक्त फोर्टिस हॉस्पिटल में हूँ, तुम उसे यहीं ले आओ। खर्चे की चिंता ना करो, मैं देख लूँगा, उसने बिना वक्त गंवाए कहा। आलोक बोला, ओके कहकर उसने फ़ोन काट दिया और एम्बुलेंस के ड्राइवर को कहा, भैया ऐसा करो फोर्टिस हॉस्पिटल ले चलो। फिर मौसी को देखकर बोले, पूरब सर का फ़ोन था, उन्होंने इसे फोर्टिस लाने को कहा है। मौसी ने सिर हिलाते हुए सांची की तरफ देखा। वो अभी भी बेसुध थे। ड्राइवर ने एम्बुलेंस फोर्टिस की तरफ मोड़ ली। अमित बोला, क्या हुआ सांची को? पूरब बोला, बेहोश हो गई है और बुखार भी बहुत हो रखा है। मैंने कह दिया है, उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने सोचा नहीं था कि सांची इतनी बीमार होगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जाने उसे क्या हुआ होगा। उसे कुछ याद आया तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर, आपको कहा था कि ब्लड देने वाले को एक दिन यहीं रखना, तो जाने क्यों दिया? उसकी तबीयत खराब हो गई है, तेज बुखार है और वो बेहोश हो गई है। आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? उसने डांटते हुए कहा। डॉक्टर बोला, सर हमने आपको उसी वक्त बता दिया था कि वो जाना चाहती हैं, तो आपने ही कहा था कि जाने दो, और वो यहाँ भी बेहोश हो गई थी, ये भी तो आपको बताया था, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मैडम ने जब जाने को कहा तब बुखार उतर गया था, सो हमने जाने दिया। पूरब उनकी बात सुनकर चुप हो गया। हाँ, उसी की गलती है, इन्होंने तो बताया था। फिर सिड ने भी बताया था कि उसे तेज बुखार है, पर मैंने सूरज के कारण उसे इग्नोर किया। कितना पागल हूँ मैं, सोचकर वो अपने घुघराले बालों में हाथ फेरने लगा। अमित को पता था कि ये सांची को लेकर परेशान हो रहा है, क्योंकि जब भी वो टेंशन में होता था तो अपने बालों में हाथ मारने लगता था। अमित को उसकी बेचैनी देखकर ये पता चल गया कि पूरब सांची से प्यार करने लगा है। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। आखिर उसके दोस्त को भी प्यार हो ही गया। लगभग आधे घंटे बाद आलोक का फ़ोन आया। हेलो सर, कहाँ आना है? पूरब बोला, इमरजेंसी वार्ड में ले आओ कहकर वो खुद डॉक्टर्स को अलर्ट करने लगा। सांची को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। वहाँ जैसे ही आलोक उसे स्ट्रेचर से उठाकर बेड पर लिटाने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही पूरब ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और आलोक और मौसी को बाहर जाने को कहा। वो दोनों भी इतना बड़ा हॉस्पिटल देखकर डर गए थे और पूरब के कहने पर बाहर आ गए। डॉक्टर्स उसे चेक करने में लग गए। पूरब उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर और घबरा गया। अचानक वो आगे बढ़ा और उसने सांची को बाहों में भर लिया। उसे आज वैसी ही घबराहट हो रही थी जैसी सूरज के वक्त हुई थी। डॉक्टर बोले, देखिए सर, इन्हें नीचे लिटाइए प्लीज़, हमें हमारा काम करने दीजिए। तब पूरब को एहसास हुआ कि वो कहाँ है। उसने प्यार से सांची को नीचे लिटाया और बोला, प्लीज़ इसे बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, डोंट वरी, इन्हें कुछ नहीं होगा। पूरब पीछे खड़ा हो गया। डॉक्टर्स अपना काम करने में लग गए। उसके हाथ पर सुई लगाकर उसको ड्रिप लगा दी। डॉक्टर नर्स से बोले, ये इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद बुखार चेक करना। डाउन आने लग गया तो चिंता की कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मुझे रिपोर्ट करना। फिर वो पूरब से बोले, सर हमने बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन दे दिया है, ये ठीक हो जाएंगे। पूरब बोला, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, इन्होंने ज़्यादा ब्लड निकलवाया, फिर इन्होंने प्रॉपर दवा नहीं ली, तीसरा लगता है इन्होंने सारा दिन कुछ खाया नहीं, इसी वजह से ये हुआ। उन्होंने इसकी हालत देखकर कहा। पूरब को खुद पर और गुस्सा आया। उसी ने जिद करके ज़्यादा ब्लड निकलवाया, फिर इसकी परवाह भी नहीं की। डॉक्टर ने बताया। फिर अगले दिन सिड ने बताया, पर मैंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है। वो घर क्यों आने की जगह आश्रम क्यों चली गई? अगर मैंने जानने की कोशिश की होती तो ऐसा ना होता। वो उसका हाथ पकड़े सोचे जा रहा था। डॉक्टर के कहने पर वो बाहर आया। बाहर आलोक और मौसी थे। उसे देखते ही उसके पास आए और मौसी ने उससे पूछा, पूरब बेटा, सांची कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? पूरब ने खुद को संभालते हुए कहा,
डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। वो कहते हैं कि शायद इसने पूरा दिन खाना नहीं खाया इसलिए बेहोश हो गई है, पर अब ट्रीटमेंट शुरू हो गई है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसने उन्हें हौसला दिया। मौसी बोली, पता नहीं बेटा, मुझे पता ही नहीं था कि उसने कुछ खाया नहीं है। कहती थी कि बुखार है, मैंने दवा ली है, मुझे रेस्ट करने दो, इसलिए हमने पूछा ही नहीं और उसे रेस्ट करने दिया। पूरब बोला, कोई नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करो। आलोक, तुम मौसी को लेकर घर जाओ, उसका ध्यान रखने को यहाँ डॉक्टर और नर्स हैं, फिर मैं भी यहीं हूँ। मेरा दोस्त वो सामने कमरे में है, इसे होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसने कहा। आलोक बोला, हम उसके होश में आने के बाद चले जाएंगे। उन्हें उसकी फिक्र थी इसलिए वो बोले। पूरब ने उन्हें बिठाया और उनके लिए जूस मंगवाया। अमित पास खड़ा सब देख रहा था। उसके अकेले होते ही उसके पास आया और उससे धीरे से पूछा, पूरब, कहीं वो ब्लड देने के कारण तो बीमार नहीं हुई? पूरब बोला, हो सकता है, डॉक्टर कहते हैं टेस्ट के बाद पता चलेगा। अमित, तू सूरज के पास चला जा, अभी उसे कुछ मत बताना। उसे सांची की बहुत चिंता हो रही थी। वो अमित को भेजकर वापस अंदर चला गया। सांची अभी तक बेहोश थी। नर्स उसकी बांह से खून निकाल रही थी। वो बोली, डॉक्टर ने इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजने को कहा है, कहीं इन्फेक्शन ना हो गई हो। पूरब ने सिर हिलाकर ओके कहा। वो सांची के पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखता रहा। कुछ देर बाद उसे होश आया। सांची ने आंखें खोली तो सामने पूरब बैठा था। उसने आंखें बंद की और दोबारा खोलकर देखा कि पूरब सच में सामने बैठा है या उसका वहम है। उसने आसपास देखा कि वो है कहाँ, तब उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। पूरब ने देखा कि इसे होश आ गया है तो वो बोला, तुम्हें होश आ गया? उसने बेल मारकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसी वक्त वहाँ आ गए। उन्होंने सांची को चेक किया और बोले, बुखार उतर रहा है, तभी होश आया है, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करो। पूरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ठीक हो ना? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बुखार है? घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता भी है मैं कितना घबरा गया था। कहकर पूरब ने उसे गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी। उसने कुछ देर उसको ऐसे ही गले लगाए रखा। सांची उसे ढकेलना चाहती थी पर ढकेल नहीं पा रही थी। वो बोली, आप यहाँ क्यों आए? आप सूरज भैया के पास जाइए। पूरब बोला, तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने तुमसे ज़्यादा सूरज का ध्यान रखा? सांची बोली, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा सीरियस हैं, आपको उनके साथ होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? पूरब बोला, तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। उस वक्त मैं सूरज के कारण परेशान था, तुम्हारी केयर नहीं की, पर तुम मुझसे इस तरह से पेश तो ना आओ ना। तुमको पता भी है इस हालत में तुम्हें देखकर मेरी जान निकलती हुई सी महसूस हो रही थी मुझे। उसकी ये बात सुनकर सांची पिछले गिले शिकवे सब भूल गई और कुछ नहीं बोली। तभी तो कहते हैं इश्क अंधा होता है, मतलब जब इंसान प्यार में होता है तो उसे अपने प्यार के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। पूरब उसका हाथ पकड़े उसे देख रहा था। तभी आलोक और मौसी अंदर आ गए। उसकी तरफ उनकी पीठ थी। उसने धीरे से उसका हाथ नीचे रखा और बोला, इसे होश आ गया, मैं आपको बुलाने आ ही रहा था। कहकर उसने सांची की तरफ देखा, फिर बाहर आ गया। वो वहीं बाहर खड़ा रहा। उसने अमित को फ़ोन किया, हेलो अमित, सूरज कैसा है? अब कोई दिक्कत तो नहीं? अब उसे सूरज की भी फिक्र थी, सो पूछा। अमित बोला, सूरज तो एकदम ठीक है, सिंगार मांग रहा था, हमने कह दिया कि गुरु से ले लेना। तू इसकी छोड़, सांची का बता, वो कैसी है? पूरब बोला, अभी होश आया है, उसके आश्रम से लोग आए हुए हैं, किसी को अभी शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। अमित से सूरज ने फ़ोन पकड़ लिया। क्या हुआ है सांची को? पूरब बोला, कुछ नहीं, बुखार हो गया था, अब फर्क है। सूरज बोला, तुम मेरे पास बैठे रहे, उसका ध्यान नहीं रखा, उसके पास रहना, अब मेरे पास मत आना, उसने उसे डांटते हुए कहा। पूरब बोला, तुम हाइपर ना हो, वो ठीक है, मैं उसे लेकर तेरे पास ही आऊँगा, तू अभी आराम कर। कहकर उसने उसे शांत किया और फ़ोन बंद कर दिया। पूरब को बेचैनी हो रही थी कि मैं कब उन्हें बाहर भेज दूं और कब मैं सांची के पास जाऊं। वो टेंशन में कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। फिर डॉक्टर को बुलाकर कहा, आप इन लोगों से जाने को कहो, कह दो कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह सकते।
तब डॉक्टर ने उन्हें अंदर जाकर कहा, देखिए आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, मिलकर बाहर चलिए। पूरब उनके पीछे पीछे अंदर आ गया और बोला, मौसी आलोक तुम लोग अब वापस चले जाओ, मैं यहीं हूँ, इसका ध्यान रख लूँगा। तब मौसी और आलोक वापस चले गए। तब पूरब ने चैन की सांस ली और सांची के पास बैठ गया। सांची आंखें बंद करके लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरब ऐसा क्यों कर रहा है। उसे इसकी समझ ही नहीं आ रही थी। ये कभी तो इतना दूर हो जाता है जैसे मैं इनकी कुछ नहीं लगती, और कभी ऐसे करता है जैसे मेरे बिना जी ही नहीं सकता। आखिर ये चाहता क्या है? नहीं, अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। सांची ये सोच रही थी तो दूसरी तरफ पूरब सोच रहा था कि अब वो सांची को कोई दुख नहीं होने देगा। इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ये सोचते हुए उसने फिर से सांची का हाथ पकड़ लिया और अपने होठों से लगाकर किस किया। सांची के बदन में सिरहंसी दौड़ गई। ना तो वो हिली और ना ही उठी। उसने अपने बदन को अकड़ा लिया। पूरब को अपने किए का दिल से पछतावा था। वो बार बार दिल में माफ़ी मांग रहा था। सांची महसूस कर रही थी कि ये क्या सोच रहा है। अचानक पूरब उसकी तरफ बढ़ा और उसे लिप किस करने ही वाला था कि सांची ने आंखें खोल ली। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। पूरब ने वैसे ही झुके हुए पीछे देखा तो अमित आया था। उसने अपने मन में अमित को गाली दी, साला हमेशा गलत समय में ही आता है। अमित बोला, गुरु थोड़ा तो सब्र करो, बेचारी सांची। नहीं, भाभी जी बीमार है, उनके बारे में तो सोचो। सांची ने शर्मा कर दोबारा आंखें बंद कर ली। पूरब भागकर उसके पास आया और बोला, चल उठ, ये जगह मेरी है, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। उसने निखिल को बांह से पकड़कर उठा दिया। वो बोला, मैंने नहीं उठना, ये मेरी भी तो कुछ लगती है। वो कुर्सी को पकड़कर बैठ गया। पूरब बोला, तेरी भाभी लगती है लेकिन मेरी वाइफ है, तो उसके पास कौन बैठेगा ये मैं डिसाइड करूँगा, कहकर उसने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। सांची ये सब देख रही थी। वो बोली, बैठने दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब पूरब पीछे हट गया। निखिल उसे चिढ़ाने लगा। अमित देखकर हंस दिया। कौन डिसाइड करेगा, पता चल गया। उसने पूरब को छेड़ा। तभी वहाँ एक नर्स आई। वो सूरज के पास आई थी। वो बोली, मिस्टर सूरज आपको बुला रहे हैं, उनके कपड़े चेंज करने हैं। पूरब चिढ़कर बोला, ठीक है, तुम ही ध्यान रखो इसका, मैं सूरज के पास जा रहा हूँ। उसे गुस्सा आया कि सांची ने उनकी साइड ली। वो वहाँ से निकल आया। नर्स ने जब ये सब देखा तो वो सांची की किस्मत से जलने लगी कि शहर के 3 सबसे हैंडसम बैचलर लड़के उसके लिए लड़ रहे हैं। वो सोच रही थी काश वो उसकी जगह होती। वो पूरब के पीछे भाग ली। पूरब जैसे ही कॉरिडोर में दिखा, सिड उसे देखते ही उसके पास आया और उसे बाहर ही रोक कर बताया, सर मार्शल डील करने के लिए तैयार हो गया है। पूरब बोला, गुड, उसे जाल में फंसा लो। कमीने की इतनी हिम्मत, मेरे दोस्त पर गोली चलाई, उसे चैन नहीं मिलना चाहिए। मार्शल का नाम सुनकर उसका खून खौल उठता था। उसके आर्डर मिलते ही सिड वहाँ से निकल गया। पूरब सूरज के पास आ गया। सूरज बोला, अब सांची कैसी है, उसे अकेला छोड़कर क्यों आ गए। धीरे से उठता हुआ बोला। पूरब बोला, अब वो ठीक है, उसके पास अमित और निखिल थे, सो मैं यहाँ आ गया। कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करते हुए बोला। सूरज बोला, उसे हुआ क्या है, उसे सांची के बारे में पता ही नहीं था। पूरब बोला, बुखार बिगड़ गया है उसका, अब उतर गया है। उसने नर्स से स्पंजिंग करने को कहा। नर्स ने स्पंजिंग करने लगी। सूरज बोला, तुम उसका ध्यान रखा करो। गुरु एक बात बताऊं, जाने क्यों मुझे लगता है कि वो सच में मेरी बहन है। ये सुनकर तो नर्स के मानो कान ही खुल गए। वो मन ही मन सांची से और जलने लगे। पूरब बोला, सूरज सच में बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सांची तुम्हारी किरण है। तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे लिए ब्लड की हर जगह तलाश की, पर तुम्हारे ग्रुप का ब्लड मिल ही नहीं रहा था। तब पता है तुम्हें ब्लड किसने दिया। सूरज बोला, किसने। वो एकटक पूरब की तरफ देख रहा था, मानो अगर उसने पलकें झपकाई तो वो नाम मिस कर जाएगा। पूरब बोला, सांची ने। सांची का और तुम्हारा सेम ब्लड ग्रुप है। मैं भी हैरान रह गया था। सूरज बोला, क्या, उसका और मेरा सेम ब्लड ग्रुप है। ये सच है। तुम मेरा एक काम कर सकते हो, हमारा डीएनए टेस्ट करा दो, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि नर्स ये सब सुन रही है। उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखती थी। पूरब बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, मैं कल ही दोनों के सैंपल भेजता हूँ।
कहकर वो सूरज को कपड़े पहनाने लगा। नर्स बाहर आ गई पर दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। सूरज बोला, ऐसा करो, सुबह का इंतज़ार क्यों करना, तुम अभी सैंपल ले जाओ, डॉक्टर से कहो कि जल्दी करना। सैंपल तुम खुद लेकर जाना, किसी पर भरोसा मत करना। पूरब बोला, ये भी ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हारा सैंपल ले लेंगे। उसकी बात सुनकर नर्स वहाँ से भाग ली। पूरब ने बेल बजाकर डॉक्टर को बुलाया और बोला, डॉक्टर, इसका ब्लड सैंपल चाहिए। डॉक्टर बोले, देखिए, इनके जितने टेस्ट होने थे हमने करवा दिए, अब किस लिए सैंपल चाहिए। सूरज बोला, डॉक्टर, एक्चुअली मैं अपना DNA टेस्ट करवाना चाहता हूँ, इसलिए सैंपल चाहिए। उसने सोचा डॉक्टर से क्या छुपाना। डॉक्टर बोले, लेकिन उसके लिए ब्लड की क्या ज़रूरत है, आजकल तो बाल से भी टेस्ट हो जाता है, उन्होंने बताया। पूरब बोला, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि ऐसा भी हो सकता है, कहकर वो हंस दिया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। सूरज भी हंस दिया। डॉक्टर बोले, आप बाल के सैंपल ले आना, बाकी मैं अरेंज कर दूंगा। वो नर्स बाहर खड़ी सुन रही थी, उसके चेहरे पर शैतानी हंसी छा गई। पूरब बोला, डॉक्टर, आप इसका सैंपल ले लीजिए, दूसरा सैंपल मैं लाता हूँ, कहकर वो सांची के कमरे की तरफ चला गया। डॉक्टर सूरज के बाल का सैंपल लेकर अपने कमरे में आ गए। तभी वही नर्स आई और बोली, सर, आपको रूम नंबर 3 का पेशेंट बुला रहा है। डॉक्टर उठकर चले गए। नर्स भी उनके साथ ही निकल आई। फिर वो वापस गई और उसने अपना बाल सूरज के बाल के बराबर तोड़कर उसे पैकेट में सूरज के बाल की जगह रख दिया और सूरज का बाल फेंक दिया। फिर वो वहाँ से भाग आई। डॉक्टर वापस आए तो सब कुछ अपनी जगह पर था, उन्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ। पूरब सांची के कमरे में आया तो उसे दूर से ही हंसी की आवाज़ें आने लगी थी। उसे अच्छा लगा कि सांची उनके साथ खुश तो हुई। वो अंदर आया। उसने उन दोनों से कहा, जाओ, अब सूरज के पास जाओ, वो अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों खड़े हो गए। अमित बोला, ठीक है सांची, तुम अपनी फ्रेंड को मेरा नंबर दे देना, मैं उसे केस के बारे में सब समझा दूंगा, कहकर उसने सांची को उसका फ़ोन लौटा दिया। पूरब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो कह रहा हो, तूने मेरी वाइफ का फ़ोन क्यों लिया। उसने प्यार से सांची के बालों में हाथ फेरा और फिर चालाकी से 2 बाल निकाल लिए। वो बोला, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ, कहकर वो अमित और निखिल के पीछे चल दिया। उन्हें सूरज के कमरे में भेजकर वो खुद डॉक्टर के कमरे में चला गया। उसने सांची के बाल डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने एक पैकेट लेकर उसमें वो बाल रख लिए। डॉक्टर बोले, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे खुद ही लेकर जाऊंगा, टेस्ट भी अपनी निगरानी में करवाऊंगा और रिज़ल्ट भी खुद ही लेकर आऊँगा। पूरब बोला, मुझे आप पर भरोसा है, हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे, कहकर वो सांची के पास आ गया। पूरब आया तो उसने देखा कि सांची बेड पर उठकर बैठी थी। पूरब ने आते ही कहा, तुम बैठ क्यों गई, लेटी रहती, कहकर वो उसे लिटाने लगा। सांची बोली, वो अमित और निखिल भैया आए थे तब बैठ गई थी, कोई नहीं, ऐसे ठीक फील कर रही हूँ, उसने बैठे बैठे कहा। फिर वो चुप हो गई। पूरब बोला, तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्या, उसने उसे चुप देख कर पूछा। सांची बोली, नहीं तो, आपसे किसने कहा। पूरब बोला, उन दोनों के साथ तो तुम बहुत खुश थी, हंस रही थी, मेरे आने से एकदम शांत हो गई, उसने पूछा। सांची बोली, नहीं, वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रही थी, आप ऐसी बातें नहीं करते। पूरब उसके पास आया, उसे प्यार से गले लगाकर बोला, मैं उन जैसा नहीं हूँ जो तुम्हें हंसा सकूँ, पर एक वादा करता हूँ, तुम्हें खुश रखूँगा, रोने नहीं दूंगा, कहकर उसने उसे फिर से बाहों में भर लिया। सांची को समझ नहीं आ रहा था कि इसका असली रूप कौन सा है, पर उसे उसका ये रूप बहुत पसंद आया। वो भी उसकी बाहों में सिमट गई। पूरब प्यार से उसके बालों को सहला रहा था और फिर उसके सर पर चूम लिया। 2 दिन बाद सांची को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान मौसी, आलोक, विधि उससे मिलने आते रहे। किसी को भी उन दोनों पर शक नहीं हुआ। जाने से पहले सांची सूरज से मिलने आई। सूरज बोला, सांची, अच्छा किया जो मिलने आ गई, मैं भी तुम्हें मिलने का सोच रहा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बच्चा। सांची बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप लेटे रहिए, मैं आपसे मिले बिना थोड़े ही जाने वाली थी, आप बताइए आप कैसे हैं। सूरज बोला, मैं भी ठीक हूँ, तुमने मुझे ब्लड दिया उसके लिए थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, वरना कब का मर जाता। सांची उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए भैया, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप सालों साल जिए, ऐसी अशुभ बात दोबारा ना करना।
भगवान ने शायद हमें मिलवाया ही इसलिए हो। सूरज बोला, हाँ ये तुमने ठीक कहा, भगवान ने हमें मिलाया ही इसलिए होगा। अब ये रिश्ता ऐसे ही रहना चाहिए। पूरब बोला, ठीक है साले, ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा, कहकर सभी हंस दिए। सूरज बोला, सांची के साथ रहकर तुझे भी बातें करने आ गई। उसने पूरब के पेट में हल्के से मुक्का मारते हुए कहा। पूरब ने स्टाइल से अपने घुघराले बालों में हाथ मारते हुए कहा, अभी तुमने देखा ही क्या है, बहुत से टैलेंट हैं जो मैंने दिखाए ही नहीं। सांची तो शरीफ है, उस पर इल्ज़ाम ना लगाइए। उसने सांची को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। सूरज ये देखकर खुश हुआ कि पूरब सांची की केयर कर रहा है। अब उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि पूरब और सांची दोनों हमेशा खुश रहें। वो लोग घर आ गए। दादाजी सांची से मिलकर बहुत खुश हुए। वो पूरब को डांटते हुए बोले, तू इसे पहले क्यों नहीं लेने गया, खुद भी वहीं रुक गया, घर काट खाने को दौड़ता था, अब सब ठीक लग रहा है, कहकर वो सांची को अपने साथ अंदर ले आए। पूरब उनके पीछे था। वो डर रहा था कि कहीं सांची फिर से बीमार ना हो जाए। उसने दादाजी को सुनाते हुए कुमार को कहा, अंकल इसे बुखार हो गया था, आज ही उतरा है, डॉक्टर ने ये डाइट चार्ट दिया है, इसके मुताबिक खाना बनाना। दादाजी चलते चलते रुक कर बोले, क्या तुझे बुखार हो गया था, मुझे क्यों नहीं बताया? वो गुस्से से पूरब को देखते हुए बोल रहे थे। पूरब बोला, क्यों, आप डॉक्टर हैं, जो मैं आपको बताता? डॉक्टर के पास ले गया था, उसने दवा दे दी, अब ये ठीक है, वो मस्ती में बोला। दादाजी सांची का हाथ छोड़कर उसे मारने दौड़े। बेशर्म, मुझसे जुबान लड़ाता है, क्या सोचता है कि शादी हो गई तो अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा? ठहर तू, अभी तुझे बताता हूँ। पूरब सांची के आगे पीछे घूमने लगा। दादाजी उसके पीछे दौड़ रहे थे। तब सांची ने दादाजी को पकड़कर बिठाया। कुमार पानी लेकर आया। वो बोला, आज ये घर घर लग रहा है, इतने दिन से शांति छाई हुई पड़ी थी, लग रहा था मानो घर में रौनक ही ना हो। दादाजी बैठ गए तो पूरब ने सांची को भी पकड़कर बिठा दिया और बोला, तुम आराम से बैठो, कहीं गिर मत जाना, हमारा तो चलता ही रहता है, क्यों दादाजी? उसने इशारा करते हुए पूछा। दादाजी बोले, हाँ बेटा, ये तो ऐसा ही है, इसी से घर की रौनक है। दादाजी के साथ चाय पीने के बाद सांची ऊपर अपने कमरे में आ गई। अब वो पुरानी बातों को याद करने लगी कि कैसे वो पूरब से चिढ़ गई थी, कैसे उससे दूर जाने की सोचती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरब वो पूरब है ही नहीं, बिल्कुल बदल गया हो। अब वो उसकी केयर करने लगा था और ये भी उस पर भरोसा करने लगी थी। वो सोचते सोचते ऐसे ही सो गई। पूरब आया तो उसने उसके माथे को हाथ लगाकर देखा कि कहीं बुखार तो नहीं, पर माथा ठंडा था, तो उसे तसल्ली हुई कि बुखार नहीं है। उसने उस पर चादर उड़ाई और नहाने चला गया। पूरब उसके पास बैठकर काम करता रहा। कुमार ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलने पर बोला, बड़े सर ने कहा है कि आप दोनों का खाना आपके कमरे में ही दे दूं, कहकर उसने खाने की ट्रॉली पूरब को दिखाई। पूरब ने ट्रॉली पकड़कर कहा, थैंक यू अंकल, मैं ले जाता हूँ। उसने कुमार को वहीं से वापस भेज दिया और ट्रॉली खुद ले आया। दरवाजे के खटकने से सांची की भी आंख खुल गई। पूरब को ट्रॉली लाते देख वो उठकर उसके पास आई और बोली, लाइए सर, मैं ले चलती हूँ। पूरब बोला, अरे तुम उठकर क्यों आई? अच्छा जाओ हैंड वॉश कर लो, ये मैं कर लूँगा। वो ट्रॉली छोड़कर सांची को वॉशरूम में छोड़ गया। सांची आई तो पूरब खाना डाल रहा था। सांची फिर बोली, सर आप रहने दीजिए, मैं खुद डाल लूँगी। पूरब ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने कहा ना मैं करता हूँ, फिर जिद क्यों कर रही हो? उसे सांची का सर कहना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अभी उसे डांटना नहीं चाहता था, इसलिए चुप हो गया। वो खाना खा रहे थे तो वो सांची का पूरा ध्यान रख रहा था। वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है। वो उसे सारा ख़त्म करने को बोला तो वो बोली, सर बस अब और नहीं खा सकती मैं। पूरा बोला, ठीक है, जितना खा सकती हो खा लो। मुझे एक बात बताओ, लेडीज अपने हस्बैंड को क्या कहती हैं, मतलब क्या नाम लेकर पुकारती हैं? सांची ने हैरानी से पूछा, क्या कहती हैं? पूरब बोला, तुम सच में इतनी भोली हो या भोली बनती हो? मुझे ये बताओ कि कौन सी पत्नी अपने पति को सर कहती है? सांची को तब समझ आया कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उसे सर के अलावा कह भी क्या सकती थी। वो सोच रही थी, तभी पूरब बोला, क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? सांची बोली, मुझे कैसे पता होगा, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, मैंने किसी शादीशुदा जोड़े को देखा ही नहीं है।
उसने मासूमियत से कहा। तब पूरब भी सोचने लगा कि हाँ, इसे कैसे पता होगा, बचपन से अनाथ आश्रम में तो पली है ये। वो प्यार से बोला, अच्छा सॉरी, गलती हो गई। सुनो, आगे से तुम मेरा नाम ही लेना, मतलब जैसे मैं तुम्हें सांची कहकर पुकारता हूँ ऐसे ही तुम मुझे पूरब कहकर बुलाना। सांची बोली, ठीक है सर। पूरब उसकी ठीक है सुनकर मुड़ने लगा था, फिर उसका सर शब्द सुनकर वापस पीछे मुड़कर उसकी तरफ घूर कर देखा। सांची बोली, ओ सॉरी सर, नहीं पूरब। बड़ी मुश्किल से उसके मुँह से उसका नाम निकला। पूरब हंस दिया। उसने प्यार से उसके गाल खींचकर कहा, हाँ अब ठीक है, कुछ और लेना है, दूध या जूस। उसने सांची को दवा दी और बेड पर लिटा दिया। सांची बोली, नहीं कुछ नहीं लेना। पूरब ने बेल बजाई तो कुछ देर में कुमार आ गया। उसने पूछा, सर कुछ और लाऊं? पूरब बोला, नहीं अंकल जी, अब कुछ नहीं चाहिए। तब वो ट्राली लेकर चला गया। पूरब ने उसे सोने को कहा और खुद फाइल उठाकर सोफे की तरफ जाने लगा। सांची ने पूछा, मैं हेल्प कराऊं? पूरब बोला, तुम सो जाओ। सांची बोली, मैं अभी तो सोकर उठी हूँ, अभी नींद नहीं आ रही। पूरब बोला, अच्छा नींद नहीं आ रही, कहो तो मैं तुम्हें सोने में हेल्प करूं? उसने शरारत से अपने होठों पर उंगली फेरते हुए कहा। सांची उसका एक्शन देखकर घबरा गई। जल्दी से चादर में मुँह छिपाते हुए बोली, नहीं मैं सो जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है। पूरब उसका चेहरा देखकर हंस दिया। उसे सांची पर बहुत प्यार आया। वो उसके पास आया और मुँह से उसकी चादर हटाई। सांची ने और कसकर चादर पकड़ ली, पर पूरब के आगे उसका क्या जोर चलना था। पूरब चादर हटाते हुए बोला, मुंह बाहर निकाल लो, सफोकेशन हो जाएगी। फिर उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेर कर उसके चेहरे से बाल हटाए और सामने बैठकर अपना काम करने लगा। सांची ने चोरी से आंखें खोलकर उसे देख लेती, फिर आंखें बंद कर लेती। पूरब बेशक फाइल से देख रहा था, पर सांची की हरकतों का उसे पता चल रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे सांची का साथ अच्छा लग रहा था। जल्द ही सांची को दवा के असर के कारण नींद आ गई। पूरब ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी फाइल रखी और आकर उसकी बगल में लेट गया और उसकी चादर में घुस गया। सांची ने उसके रोकने के बाद से अपना मुंह नहीं ढका था। पूरब को सांची का इस तरह कहना मानना अच्छा लगता था। पूरब ने उसे बाहों में भर लिया। सांची भी मासूमियत से उससे लिपटकर सो गई। अगले दिन जब वो जगी तो पूरब जा चुका था। बेड पर एक पेपर पड़ा था। उसने उठाकर पेपर देखा। पूरब ने लिखा था, उठकर हाथ मुंह धोना, नहाने का कष्ट ना करना, फिर बेल बजा लेना, अंकल खाना ले आएंगे, खाना खाकर दवा लेना, और हाँ मुझे फ़ोन ज़रूर करना। सांची ये सब पढ़कर हैरान हो रही थी कि ये वही पूरब है जो बात बात पर अकड़ दिखाता है। उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। वो उठी और सब वैसा ही किया जैसा पूरब ने कहा था। खाना खाकर उसने दवा ले ली। फिर वो नीचे आई तो दादाजी लिविंग रूम में बैठे थे। उसे देखते ही बोले, उठ गया मेरा बच्चा, अब कैसी तबीयत है? सांची बोली, अब ठीक है दादाजी। वो दादाजी के साथ बातें करती रही। तभी कुमार आया और उसे लैंडलाइन फ़ोन पकड़ाता हुआ बोला, बहू जी, पूरब सर का फ़ोन आया है। उसने रिसीवर उसे पकड़ा दिया। सांची ने फ़ोन पकड़कर बोला, हेलो, हाँ जी पूरब। पूरब बोला, तुम्हें फ़ोन करने को कहा था, उठ गई? सांची बोली, हाँ जी। पूरब बोला, खाना खाया, दवा ली? वो ऐसे पूछ रहा था मानो किसी बच्चे से पूछ रहा हो। सांची बोली, जी खाना भी खा लिया और दवा भी ले ली, अब मैं दादाजी के पास बैठी हूँ। पूरब बोला, चलो ठीक है, ज़्यादा देर बैठी ना रहना, जितना हो सके रेस्ट करना, खुद ही फ़ोन करके बता देना बुखार हुआ है या कोई दिक्कत हुई तो उसी वक्त फ़ोन करना। सांची ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो सोच रही थी कि पूरब अब बिल्कुल बदल गया है, अब वो भी उसकी कद्र करेगी, उसका कहना मानेगी। सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया। दादाजी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। हॉस्पिटल पूरब फ़ोन कर रहा था तो बाकी तीनों की नज़रें उसी पर थी। जैसे ही वो मुड़ा तो उन तीनों को अपनी जगह ऐसे देखते देखकर हैरान हो गया। पूरब बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब? अमित बोला, कोई कह रहा था कि मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, अब वही कह रहा है ठीक से रेस्ट करना, मुझे फ़ोन करके बता देना। हाँ 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 करके हंसने लगा। पूरब बोला, तो अब उसकी परवाह ना करूं? देख लो सूरज, ये क्या कह रहा है, सांची की परवाह करने पर मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसे पता था कि सूरज सांची को कुछ कहने नहीं देगा, तो वो जानबूझकर सूरज से बोला। सूरज बोला,
कोई भी गुरु को कुछ नहीं कहेगा, सुना तुमने? उसने उन्हें डांटने का नाटक किया। दोनों चुप हो गए। पूरब ने अपने घुघराले बालों को झटका दिया और बोला, वैसे तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? तेरी अदालत बंद हो गई और तेरा थाना क्या हुआ? अब उसने उनको छेड़ा। अमित बोला, अच्छा जी, तू इसके लिए काम छोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? तेरी दोस्ती दोस्ती और हमारी दोस्ती मतलब उसने डायलॉग मारा। पूरब बोला, माना तेरी इससे दोस्ती है, पर ये इसे तो इससे इतनी खास कोई दोस्ती भी नहीं है, फिर ये काम पर क्यों नहीं गया? उसने निखिल की तरफ इशारा किया। निखिल बोला, क्या मतलब दोस्ती नहीं है? माना कि मुझे इसका काम नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम में दोस्ती नहीं है। बचपन की दोस्ती ऐसे थोड़ी होती है। पूरब ने उन दोनों को गले लगाकर कहा, सच में मुझे इसी बात का मान है कि हमारी दोस्ती से ऊपर कुछ भी नहीं। बस अब हमारी दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे। उन्हें गले मिलते देख सूरज ने भी बाहें फैलाई कि मैं रह गया। फिर वो उसके पास आ गए और उसे भी गले लगा लिए। तभी सीड वहाँ आ गया और बोला, लगता है मैं खुशी के मौके पर आया हूँ, आपकी खुशी को दोगुना करूँ। सर, आपके आर्डर के मुताबिक हमने मार्शल को हर तरफ से फंसा लिया है। उससे ड्रग की डील की, वो ड्रग्स लेकर आया तो उसको पाउडर में बदल दिया। पल में उसका करोड़ों का माल जीरो कर दिया। उसकी शक्ल देखने वाली थी। सिड ने खुश होकर बताया। सूरज बोला, गुरु ये क्या कह रहा है? तुम मार्शल के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे बंदों से तुम दूर ही रहो। पूरब बोला, उस कमीने ने तुम्हें गोली मारी कैसे? जब उसने एक बार भी नहीं सोचा तो उसे मजा चखाना तो था ही। वैसे भी हम खुद सामने नहीं आए, एक पार्टी खड़ी कर दी। डील्स के बारे में हमें सचिन ने बताया था, मैंने बस उसे अंजाम दिया। अब दोबारा हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। सिड निखिल से बोला, सर अब आपका काम शुरू होना है। उसे कल एक डील के लिए बुलाया है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस डील पर लगा दी है। हमारे आदमी वहां आएंगे, बाकी आपको पता ही है क्या करना है। निखिल बोला, ये सचिन है कहाँ? उस दिन आया था फिर दोबारा आया ही नहीं। उसने सिड से पूछा। सिड बोला, उसका गांव में कोई ज़मीन का झगड़ा है, उसी में बिजी है। अमित बोला, कमाल का आदमी है सचिन भी, कैसे कैसे काम करता है। बात तो करो, कब वापस आ रहा है? सिड ने सचिन का नंबर मिलाया लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। सिड बोला, सर वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। सूरज बोला, चलो कोई नहीं, कोई काम कर रहा होगा। निखिल बोला, मुझे कल की सारी डिटेल भेज दो, सालों को छोड़ूंगा नहीं। सिड ने फ़ोन से सारी डिटेल निखिल को भेज दी। सूरज को डॉक्टर्स देखने आए तो पूरब को छोड़कर बाकी बाहर चले गए। डॉक्टर ने अच्छे से उसके जख्मों को देखा, फिर बोले, जख्म काफ़ी हद तक भर गए हैं, अब ये हर खतरे से बाहर है। पूरब ने चैन की सांस ली। तीनों बाहर खड़े थे। सीट का फ़ोन बजने लगा। सचिन का फ़ोन आया था। सचिन बोला, हेलो सर, आपने फ़ोन किया था? असल में मैं बाहर था, घर आया तो पता चला कि फ़ोन आया है। कोई काम था सर? सांची की आदत थी, वो फ़ोन अपने पर्स में छुपाकर साइलेंट करके रखती थी और जब तब उसे चेक करती रहती थी। उसने दादाजी के पास से वापस आकर फ़ोन देखा तो कॉल देखकर उसने कॉल बैक की। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।